हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो आज हम करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, कि ग्रेविटी होती क्या है। तो आज के चैप्टर हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है और कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है, वो ऊपर क्यों नहीं जाती, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। तो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले जो इस टॉपिक चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो कौन कौन से रहेंगे आपके। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका लॉ क्या था, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ठीक है। देखो मास और वेट जो है ना, ये दोनों चीजें जो अलग अलग है, तो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मास और वेट जो है वो सेम है, बट नहीं, मास एक अलग चीज है, वेट एक अलग चीज है। इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले देखो, हमारी धरती के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं जो मूव करती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, मूव करती हैं। इन अ सोलर सिस्टम प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। अगर सोलर सिस्टम की बात की जाए तो सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स क्या करती है, चक्कर लगाती है, मूव करते हैं। एंड द सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द क्या चीजें घूमती हैं, सैटेलाइट्स घूमती हैं आपकी। दी सोलर सिस्टम इज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि बीच में धरती है और उसके इर्द गिर्द चीज क्या कर रही है, घूम रही है। द पाथ फॉलो बाय द प्लैनेट अराउंड द सन। अब सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं, जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, एंड बाय द सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट्स आर नोन एज द ऑर्बिट। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। समझ आया ऑर्बिट क्या होता है। क्या होता है कि जैसे बीच में क्या है, सन है, सन के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही है, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सॉरी, बीच में सन के अराउंड कौन मूव कर रहा है, प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स अपना क्या कहते हैं, एक पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। नेक्स्ट करेंगे आगे, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होती है, ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। हमेशा याद रखना कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है, हमेशा दो बॉडी के बीच में लगती है, ठीक है। ये एक के बीच में नहीं लगेगी, जब दो बॉडी हमेशा किस में लगती है, बिटवीन एनी टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन, ठीक है। जो अर्थ है, अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है, और ग्रेविटी क्या लगाती है, किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, ठीक है। और दो बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से सुनो, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को खींचने। अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को खींचना, अपनी ओर खींचना, ठीक है। बिटवीन एनी टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी। अगर इसकी एग्जांपल देखो, द फोर्स दैट कॉज द बॉल टू कम डाउन इज नोन एज द ग्रेविटी। देखो भाई, अब मैं बॉल को नीचे गिराऊंगी, तो बॉल को नीचे गिराऊंगी तो बॉल नीचे जा रही है, मतलब धरती में जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी ओर खींच रही है, तो दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रही है। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट कॉज ए रॉक टू रोल डाउनहिल। कोई भी चीज जब नीचे गिरती है तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरती है। इतना क्लियर। नेक्स्ट करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो ग्रेविटेशन का लॉ था ये आपको किसने दिया था, न्यूटन ने। ये भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में आपको पूछ सकते हैं भाई जो ये ग्रेविटेशन का लॉ है ये किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो न्यूटन का ये लॉ है, ये न्यूटन का लॉ है। न्यूटन क्या कहते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ force of attraction between two particles or body is directly proportional to the product of their masses।
कहते कि जो दो बॉडीज के, इतना तो आपको पता ही है भाई कि जो फोर्स लग रही है वो दो बॉडी के बीच में लग रही है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हमारे पास दो बॉडी है, एक का हमने m दे दिया, एक को स्मॉल m दे दिया, इसका मास बिग M और उसका जो मास है बाहर है वो स्मॉल m है, ठीक है। कहते हैं कि जो इनमें फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब इनके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया जाए, जब इनके मास को प्रोडक्ट किया जाए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसके थ्रू समझते हैं, रिलेशन समझेंगे कि जो फोर्स है ना, इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के मास को जब हम प्रोडक्ट करेंगे। दो बॉडीज का जो मास है जब उसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। अगर डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर इसका मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, और अगर मास कम होगा तो फोर्स कम होगी, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर की। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी, और अगर फोर्स ज्यादा होगी तो आपका डिस्टेंस क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। डायरेक्टली के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट वर्ड यूज किया जी। क्या यूज किया, जी। और जी क्या, आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्यों लगाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट चीज लगती है, उसकी जगह हमने क्या लगाया, जी, जिसका जी क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है। यहाँ इसकी इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो जी इधर आने दो, डी यहाँ पे डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई, एम एम यहाँ पे सॉरी एम एम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो इसकी हेल्प से आप ग्रेविटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है, और फोर्स भी निकाल सकते हो। इतना क्लियर। क्या था न्यूटन के लॉ में कि जो फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट है उनका जो प्रोडक्ट, दो ऑब्जेक्ट है उनके मास का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के, और जो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, बट इनवर्सली में उल्टा होता है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो फोर्स लग रही है वो बढ़ेगी नहीं, वो कम होगी। क्लियर है। और जी क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट करेंगे आगे। अच्छा, कई बार आपको पेपर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट को डिराइव करने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, बहुत इजी है। आपको पता है कि जो क्या कहते हैं वो है फोर्स है, उसका फॉर्मूला यही है, डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। अब देखो, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, मास का क्या होता है, केजी, दूसरे का भी क्या होगा, केजी, डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, तो ये क्या निकल जाएगा, केजी का स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और अगर उधर ले जाओ तो G इक्वल्स टू फोर्स m स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर, तो फोर्स का न्यूटन आ जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर, तो ये आपका ग्रेविटी का क्या निकल जाएगा, यूनिट्स, ठीक है। मास केजी में और डिस्टेंस मीटर में और फोर्स आपको पता है न्यूटन में होती है, तो ये आपकी किसकी वो निकल जाएगी, किसकी डेरिवेशन है ये, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड, आपने क्या किया, एक धागा लिया, धागे के एंड में एक पत्थर को बांध लिया,
moves in a circle due to centripetal force acting towards the center। अब आप क्या करोगे, उसको गोल 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 करके क्या करोगे, घुमाओगे। एक पत्थर लिया, पत्थर को आपने धागे से बांधा और धागे से बांधने पे आपने उसको क्या किया, सर्कल की फॉर्म में घुमाना शुरू कर दिया। तो जब आप देखोगे इसको जोर जोर से घुमाओगे तो आपका पत्थर बाहर की तरफ जाएगा, जब उसको छोड़ोगे तो वो बाहर की तरफ जाएगा। अभी जो बाहर की तरफ जा रहा है ना, उस पर एक फोर्स लग रही है, ठीक है, उस पे भी एक फोर्स लग रही है। और जो फोर्स अब गोल गोल घुमा रहे हो, जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखो, ये एक सेंटर है, यहां से आपने एक धागा लिया, धागे के एंड में आपने वो पत्थर लिया हुआ, उसको गोल 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 करके घुमा रहे हो, ठीक है। इस पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्लियर है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब इसके हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो देखो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Gmm/r का स्क्वायर। तो जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी है, अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव ही है ना, एक दूसरे को खींचने का काम कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो उसको अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है, मतलब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स हुई, फिर अट्रैक्टिव नेचर की। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या कर रही है, ओबे कर रही है। फॉर्मूले में आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्मॉल बॉडी इज वेरी स्मॉल। कहते हैं अगर दो छोटी छोटी बॉडीज होंगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसमें लगेगी वो भी स्मॉल लगेगी। अगर स्मॉल बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो वो भी क्या लगेगी, स्मॉल लगेगी। ऑन द अदर हैंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू लार्ज बॉडी इज लार्ज। बट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी लार्ज बॉडी में, बिग बॉडी में लगेगी तो वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, लार्ज लगेगी। क्या पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो स्मॉल बॉडी में लगेगी तो वो स्मॉल ही लगेगी, बट अगर दो बिग बॉडी में लगेगी तो वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, बिग लगेगी, ठीक है। अगर छोटी बॉडी में लगेगी तो स्मॉल लगेगी, अगर बड़ी बॉडी में लगेगी वो तो लार्ज लगेगी। लास्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास फॉर ए मासलेस ऑब्जेक्ट इट्स जीरो। अगर इसमें मास नहीं होगा तो फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अगर इसमें मास ही नहीं है तो फिर जो फोर्स लग रही है वो भी निगलेक्ट की जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी आपकी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, सबसे पहले कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर की है, ठीक है। ये क्या ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो स्मॉल बॉडीज के बीच में लगेगी तो स्मॉल लगेगी, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दो लार्ज बॉडी के बीच में लगेगी तो वो क्या लगेगी, लार्ज लगेगी, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर इसमें मास नहीं होगा तो जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो भी क्या लगेगी, जीरो। जो फोर्स लग रही है वो भी क्या लगेगी, जीरो लगेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब भाई ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ते हैं, अब उसकी जरूरत क्यों है, उसकी जरूरत है। अब कहते हैं कि ग्रेविटेशन लॉ की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। देखो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ना होती तो हम धरती पे ना होते, हम उड़ रहे होते यहाँ पे, ठीक है, हम फ्लाई कर रहे होते। तो कहते हैं कि जो ये फोर्स है ये धरती को, अर्थ को बाइंड करने का काम करती है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ये जो मोशन है ना मून का धरती के इर्द गिर्द वाला, आपको पता ना अर्थ के इर्द गिर्द कौन घूमता है, मून। तो किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और जो सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं वो भी किसकी वजह से घूमते हैं, ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। कहते हैं कि अर्थ के इर्द गिर्द कौन घूमता है, मून, ठीक है।
और अगर सन की बात की जाए तो सन के इर्द गिर्द कौन घूमते हैं? प्लैनेट्स। सबसे पहले कि जो धरती के इर्द गिर्द मून घूमता है किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। और सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट मूव करते हैं किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। टाइड ड्यू टू द मून अराउंड द सन, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं किसकी वजह से होती हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो ये अर्थ को बाइंड करके रखता है, दूसरा मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के इर्द गिर्द मून मोशन कर रहा है, घूम रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ग्रेविटेशन की वजह से। टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। इतना क्लियर? अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल, इसके भी हाफ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले एक चीज देख लो, आपको पता होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11। किसकी वैल्यू है ये? ग्रेविटी की। याद रखना ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ये न्यूमेरिकल्स में आपको दी नहीं होगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। आपके पास एक अर्थ है और एक क्या है? सन है। एक अर्थ और एक सन। क्या कहा गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो आपने कैलकुलेट करना है सन और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब क्या निकालनी है? फोर्स निकालनी है, ठीक है। गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ, अब आपको दिया क्या है? किसका भार दिया है? किसका मास दिया है? अर्थ का मास दिया। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जो मास ऑफ अर्थ है, लेट कर लो m1, वो कितना दिया आपको? 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। एंड दी सन, और जो सन का भार दिया है, सन का मास दिया है, वो कितना दिया आपको? उसको m2 कर लेते हैं, वो दिया आपको 2 इंटू 10⁻30 kg। एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज, और आपको एवरेज डिस्टेंस भी दिया, डिस्टेंस मतलब d भी दिया 1.5 इंटू 10⁻11। देखो इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल में क्या बहुत इजी है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दो बॉडीज हैं, एक अर्थ है और एक सन है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, कहते हैं वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने निकालनी है। इसका मास दिया है, इसका मास दिया है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है आपको। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, क्योंकि m1 भी आपको पता है, m2 भी पता है, d भी पता है, और ग्रेविटी की वैल्यू भी आपको मैंने बता दी 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी है। अब g की जगह g की वैल्यू पुट की, m की जगह m पुट किया, दूसरा मास की जगह दूसरा मास पुट किया, और डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस पुट किया, और इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा उसको आपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है? आंसर देना है, ठीक है। जो इसको कैलकुलेट कर लेगा, जो इसको सॉल्व करेगा, वो आंसर अपना कमेंट सेक्शन में देगा। क्लियर है? बहुत इजी है, इसको अच्छे से निकाल लेना। क्वेश्चन समझ आ गया कि दो चीजें थी, दो मास दिए हुए थे, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है। एक का मास भी दे दिया है, दूसरे का मास भी दे दिया है, डिस्टेंस भी दे दिया है, आपने फोर्स निकालनी है। तो आपको बताना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर? अब जो टॉपिक रह गए हैं वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के सेशन में आपको जितना करवाया, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा आपने, न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसके बिहाफ पे, ठीक है। फिर सेंटीमीटर फोर्स की, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ की इंपॉर्टेंस की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, सेंटीमीटर फोर्स, उसकी यूनिट्स डिराइव की, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था। अब हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। क्लियर? थैंक यू।